हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट। आज हम एचटेट टीजीटी 2023 के बचे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम फिजिक्स का जो सेक्शन है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड बिकम्स ट्वाइस, द लाउडनेस इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ। तो एम्पलीट्यूड जो है साउंड का उसको ट्वाइस कर दिया गया है, तो लाउडनेस पे क्या फर्क पड़ेगा ये बताना है। वी नो द रिलेशन कि लाउडनेस जो है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर एम्पलीट्यूड को 2 टाइम्स कर देंगे तो लाउडनेस पे क्या फर्क पड़ेगा ये हमें बताना है। सो ऐसी इक्वेशन बनाएंगे, लाउडनेस 1 डिवाइडेड बाय लाउडनेस 2, उसमें पुट करेंगे एम्पलीट्यूड 1 जो पहला एम्पलीट्यूड है जो कि था ए, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो सेकंड एम्पलीट्यूड है जो कि क्या हो गया था, ट्वाइस हो गया था। सो 2a का होल स्क्वायर, राइट। सो एल अपॉन एल डैश, जो एल डैश हमें फाइंड करना है, जो सेकंड लाउडनेस है वो क्या हो जाएगी, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, डिवाइडेड बाय 4 एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4a स्क्वायर ये बन जाएगा। a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा 4 बचेगा। सो एल डैश जो होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा इनिशियल लाउडनेस के, जो फाइनल लाउडनेस है वो क्या हो जाएगी 4 टाइम्स हो जाएगी इनिशियल लाउडनेस के, राइट। सो कितने फैक्टर से बढ़ गई लाउडनेस, सो इट इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 4। तो ऑप्शन नंबर 2 दैट इज 4 जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट इज द रेंज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज। ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या रेंज होती है, सो इसकी रेंज होती है इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट रेंज तक जो है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर सकती है। बट उसकी जो स्ट्रेंथ होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वो क्या है, डिक्रीज होती चली जाती है जैसे जैसे डिस्टेंस हम बढ़ाते जाएंगे। डिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा तो जो स्ट्रेंथ है ग्रेविटेशनल फोर्स की वो क्या होगी, कम होती जाएगी। बट कभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू दो ऑब्जेक्ट्स के बीच, यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट्स के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम होता चला जाता है विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस। और रेंज पूछी हो ग्रेविटेशनल फोर्स की तो वी से दैट रेंज इज इनफाइनाइट। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज a force vector 2i cap plus 3j cap plus 6k cap Newton acts on a 5 kg object for 10 seconds. Then the change in velocity of object will be, तो फोर्स दी हुई है हमें, राइट, मास दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। तो हमें क्या पूछा है इसने, चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में कितना चेंज होगा जब इसकी ये जो फोर्स दी हुई है, जब ये फोर्स लगेगी 5 kg के ऑब्जेक्ट पे 10 सेकेंड्स के लिए, ये बताना है, राइट। सो हम सबको पता है जो चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ से हम चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेलरेशन इनटू टाइम करके, राइट। एक्सेलरेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। सो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो फोर्स का हम मैग्नीट्यूड निकाल देंगे क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में दी हुई है, वेक्टर मैग्नीट्यूड फॉर्म में निकालते हैं। फोर्स वेक्टर इज इक्वल्स टू, तो जब इस तरह से आई कैप जे कैप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के फॉर्म में फोर्स गिवन हो तो उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट और तीनों का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। सो अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 6 का 36 और उसका अंडर रूट जो कि आएगा 49 का अंडर रूट दैट इज 7 न्यूटन। सो फोर्स कितनी निकल के आ गई, 7 न्यूटन निकल के आ गई। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू, फोर्स की वैल्यू है 7, मास की वैल्यू कितनी गिवन है 5 इंटू टाइम, टाइम कितना गिवन है 10 सेकेंड। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो डेल्टा वी हमने कैलकुलेट किया वो कितना निकल के आया, 14 मीटर पर सेकेंड, 14 मीटर पर सेकेंड, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। सो सेकंड ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर होगा। यही पूछा हुआ था, चेंज इन वेलोसिटी निकालना था, यानी क्या कैलकुलेट करना था, डेल्टा वी कैलकुलेट करना था। सबसे पहले हमने फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाला, एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले में इसको पुट किया, फोर्स हमें मास इनटू एक्सेलरेशन होता है और हमने सब कुछ पुट करके जो है डेल्टा वी कैलकुलेट कर लिया। सो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिमेंट ऑफ फिजिकल साइंस लेसन, विच ऑफ इन फॉलोइंग विच इज एलिमेंट ऑफ फिजिकल साइंस लेसन, फिजिकल साइंस लेसन में इनमें से कौन सा एलिमेंट होता है। तो जो तीनों गिवन है वो तीनों ही एलिमेंट्स होते हैं। टाइटल ऑफ अ लेसन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फिर इंट्रोडक्शन देना भी इंपॉर्टेंट है एंड फिर प्रेजेंटेशन भी मैटर करती है। सो
टाइटल ऑफ द लेसन से जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक के बारे में पता चल जाता है। इंट्रोडक्शन देने से स्टूडेंट्स एंगेज होते हैं, बैकग्राउंड पता चलता है इन्फॉर्मेशन का, है ना, और लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है सेट कर पाते हैं। और प्रेजेंटेशन भी वेरी इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि किस तरह कंटेंट को डिलीवर किया जाता है, कंसेप्ट को किस तरह प्रेजेंट करते हैं, इन्फॉर्मेशन को स्टूडेंट्स तक कैसे कन्वे किया जा रहा है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो तीनों ही फैक्टर, टाइटल ऑफ लेसन, इंट्रोडक्शन और प्रेजेंटेशन, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। सो ऑप्शन नंबर 4, दैट इज all options are right, will be the correct answer. Next question, a light is refracted through a prism, the angle of deviation is. So एक लाइट है, प्रिज्म के थ्रू हमने क्या कराई, रिफ्रैक्ट कराई, तो एंगल ऑफ डेविएशन बताना है। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, जो इंसिडेंट लाइट जो पड़ती है प्रिज्म के ऊपर, राइट, वो क्या है, फिर दूसरे सरफेस से जब एलिमिनेट होती है, जिसको एमर्जेंट रे बोला जाता है। सो दोनों को जब हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, तो दोनों जो है एक पॉइंट पे जाके मीट करती हैं। सो ये जो एंगल बनाती हैं दोनों आफ्टर मीटिंग, यहाँ पे जो इंसिडेंट रे थी और जो एमर्जेंट रे थी, वो जो एंगल मिलके बनाती हैं, उस एंगल को क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ डेविएशन बोला जाता है। तो यही पूछा है कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। सो इट इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द इंसिडेंट रे and the emergent ray. So option number 1, the angle between the incident ray and the emergent ray जो होगा सही आंसर होगा। Next is, if an object is moving with a constant acceleration along the direction or along one direction only, then the distance travel in the nth second, nth second में कितना distance travel किया ये निकालना है, right? तो हम क्या करेंगे, पहले n seconds में कितना distance travel किया ये निकाल लेंगे, फिर n-1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये निकाल लेंगे, राइट, और दोनों को क्या है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो उस nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये निकल के आ जाएगा। सपोज हमसे पूछा गया है कि 7 से 8 सेकेंड के बीच में एक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो पहले हम क्या करेंगे, 8 सेकेंड में कितना किया वो निकाल लेंगे, 7 सेकेंड में कितना किया वो निकाल लेंगे, और दोनों को जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा कि 7 से 8 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। तो यहाँ पे हमने n मान लिया और दूसरे को n-1 मान लिया, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हम सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे। सपोज n में उसने ट्रेवल किया, ये जनरल इक्वेशन है हमारी डिस्टेंस की, दैट इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर जो होती है, यहाँ पे u और t को हमने nth टाइम जो माना है n मान लिया, प्लस हाफ an स्क्वायर, राइट, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब n-1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये भी इसी तरह निकाल लेंगे, ut टाइम की जगह क्या पुट करेंगे, n-1 प्लस हाफ at स्क्वायर, n-1 का होल स्क्वायर। तो ये दो इक्वेशंस बन गई, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, जो nth जो सेकंड है उसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो निकल के आएगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, u प्लस a/2 2n-1, राइट। सो ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, u प्लस a/2 2n-1, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज पासिंग थ्रू मैग्नेटिक फील्ड देन, जब एक इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड से पास किया जाता है तो क्या होता है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगी ना वो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगती है, राइट। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के पैरेलल या उस डायरेक्शन में नहीं लगती है, बल्कि उसके परपेंडिकुलर लगती है। और जब भी फोर्स परपेंडिकुलर लगेगी तो वो सिर्फ उसकी डायरेक्शन में चेंज लाएगी, उसकी वेलोसिटी में वो कोई भी चेंज नहीं लाएगी। अगर उसकी डायरेक्शन में फोर्स लगती है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही, या फिर उसके पैरेलली फोर्स अप्लाई करते, तब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में चेंज आता, उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आता। बट जब फोर्स इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही है तो सिर्फ डायरेक्शन में चेंज आएगा, ना कि मैग्नीट्यूड में, राइट। तो मैग्नीट्यूड, स्पीड ऑफ जो चेंज है स्पीड में, वो कोई भी नहीं होगा, कुछ भी चेंज स्पीड में देखने को नहीं मिलेगा। और स्पीड से ही काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड होती है, दोनों में रिलेशन होता है, डिपेंडेंट होती है काइनेटिक एनर्जी, स्पीड से वेरी करती है, स्पीड चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। जब स्पीड ही कांस्टेंट है, स्पीड ही चेंज नहीं हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी में भी कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो देयर इज नो चेंज इन स्पीड एंड ऑल्सो देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ओनली the direction of the electron will get changed. So पहला ऑप्शन है इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज, दिस इज रॉन्ग, वेलोसिटी में कोई इंक्रीज नहीं आएगा। इट्स एनर्जी इज इंक्रीज, ये भी स्टेटमेंट गलत है, एनर्जी में भी कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। एंड थर्ड, बोथ वेलोसिटी एंड एनर्जी आर इंक्रीज, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 जो है
वेलोसिटी एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन कांस्टेंट। दोनों चीज कांस्टेंट रहती हैं, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज नहीं आया तो एनर्जी में भी चेंज नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट इज the minimum distance of distinct vision for young adult with normal vision is। minimum distance बताना है distinct vision का for adult, young adult। तो कितना होता है? that is 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, है ना। और यहाँ पे अगर मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा जाता तो हम बोल देते हैं that is infinity। क्या होता है? infinity। so यहाँ पे मिनिमम पूछा है तो आंसर होता है 25। Next is the distance as traveled by a particle varies with time t as s is equals to 1.2 t square meter। So ये इक्वेशन दी हुई है हमें डिस्टेंस और टाइम के बीच में। सो द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 0 से 10 सेकेंड्स के बीच में एवरेज स्पीड क्या रहेगी ये निकालना है। सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सो इस टाइम ड्यूरेशन के बीच 0 से 10 सेकेंड्स के बीच हम टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे, टोटल टाइम निकाल लेंगे, दोनों को डिवाइड करके क्या निकाल लेंगे? वेलोसिटी एवरेज। तो डिस्टेंस टाइम 0 पर कैलकुलेट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, टाइम की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 1.2 और 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0 होता है। फिर अब की बात इसी इक्वेशन में टाइम की वैल्यू क्या पुट करनी है? 10 सेकेंड्स पुट करनी है। तो 1.2 इंटू 10 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 120 मीटर, राइट। सो 120 फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ये होगा हमारा वेलोसिटी एवरेज। दैट इज 120 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 0 यानी 120 डिवाइडेड बाय 10 यानी 12 मीटर पर सेकंड जो है इसकी वेलोसिटी हुई। वेलोसिटी एवरेज क्या निकल के आई? 12 मीटर पर सेकंड। 12 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज विच इज द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। हमें अरेंज करना है कि कौन सी वैल्यू ज्यादा होती है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की ज्यादा होती है, रोलिंग की, स्टैटिक की, तीनों को हमें अरेंज करना है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन वो होती है जो जो ग्रेटेस्ट फोर्स जो इस फ्रिक्शन को रिक्वायर्ड होती है ताकि एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है वो मूव होना स्टार्ट हो जाए। तो एक ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स देना पड़ता है, राइट। इसीलिए जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है वो भी बहुत ज्यादा होती है, जिसको ओवरकम करके ही एक ऑब्जेक्ट मूव होना स्टार्ट करेगा, राइट। अगर उसको स्लाइड कराना है तो फिर एक और फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा, राइट। दैट इज उसमें उस दौरान जो फ्रिक्शन लग रही होगी वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। और रोलिंग के दौरान जो है बहुत कम हमें फ्रिक्शन जो है देखने को मिलती है, राइट। सो यहाँ पे सबसे पहला मैग्नीट्यूड जो है वैल्यू किसकी ज्यादा होती है? स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन और फिर है रोलिंग फ्रिक्शन। यहाँ पे फ्रैक्शन फ्रैक्शन लिखा हुआ है बट इसका आंसर क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और फिर रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू। ऑप्शन नंबर 4 जो है सही आंसर होगा। Next is a bulb of 210 watt will produce heat in calories within 5 minutes. So हमें पावर दी हुई है, watt पावर के लिए होता है, so पावर की यूनिट है watt, so power is given that is 210 watt। टाइम भी गिवन है, 5 मिनट का टाइम गिवन है, तो इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे ऐसा यूनिट्स में, दैट इज 5 इंटू 60 दैट इज 300 सेकंड। अब हमें क्या निकालना है? हीट निकालनी है, हीट यानी एनर्जी निकालनी है, राइट। सो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इंटू टाइम। पावर इंटू टाइम, पावर है 210 वॉट इंटू टाइम दैट इज 300 सेकेंड। तो कितना निकल के आ गया ये? ऐसा यूनिट्स में निकल के आ गया दैट इज 63,000 जूल। बट क्वेश्चन में सारे ऑप्शंस किसमें गिवन है? कैलोरीज में गिवन है, तो हम कन्वर्ट कर लेंगे कैलोरी में। क्वेश्चन में भी मेंशन है कि 4.2 जूल इज इक्वल्स टू 1 कैलोरीज, राइट। तो जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर देंगे 4.2 से, 63,000 को डिवाइड कर देंगे 4.2 से, जो कि निकल के आएगा हमारा 15,000 कैलोरीज। सो ऑप्शन नंबर 3 है जो करेक्ट आंसर होगा, 15,000 कैलोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Potter lifts a luggage of 15 kg from ground and puts it on his head 2 meter above the ground. The work done by a potter on the luggage is। एक पॉटर ने एक लगेज को ग्राउंड से उठाया और अपने हेड पे रख लिया। लगेज का वेट कितना गिवन है? 15 केजीज गिवन है, राइट। और ग्राउंड और उसके हेड के बीच की दूरी कितनी गिवन है? 2 मीटर्स गिवन है। तो बताओ कितना वर्क डन किया पॉटर ने लगेज को ग्राउंड से अपने हेड पे रखने के लिए, राइट। सो हमें क्या एनर्जी निकालने के लिए या वर्क डन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, फोर्स को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो उसने ट्रेवल किया किसी ऑब्जेक्ट में, राइट। मास गिवन है 15 केजी का लगेज था, उसने हाइट जो ट्रेवल की 2 मीटर्स एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो सबसे पहले हम जो है वेट निकाल लेंगे लगेज का। मास गिवन है, क्या निकाल लेंगे? वेट निकाल लेंगे। तो जो फोर्स लग रही होगी उस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से हेड तक ले जाने के लिए वो उस लगेज का वेट ही होगा,
तो फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लगेज, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन होती है, राइट। सो 15 मास की वैल्यू है 15 केजी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 150 न्यूटन जो है फोर्स आ गई। अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके हम क्या निकाल लेंगे, वर्क डन निकाल लेंगे। फोर्स आ गई 150 और डिस्प्लेसमेंट कितना शो किया, ऑब्जेक्ट ने 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट शो किया। 150 इंटू 2 करके 300 जो न्यूटन मीटर है वो आंसर आ जाएगा। न्यूटन मीटर यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि 150 दैट इज फोर्स, फोर्स की यूनिट न्यूटन एंड डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर। सो वर्क डन की क्या यूनिट हो जाएगी, न्यूटन मीटर, या फिर इसको हम जूल्स भी लिख सकते थे, बट ऑप्शन में जूल्स नहीं गिवन है, न्यूटन मीटर ही हम मेंशन करेंगे। सो ऑप्शन नंबर दैट इज फर्स्ट 300 न्यूटन मीटर विल बी द करेक्ट आंसर। Next question. A convex mirror has a radius of curvature of 3 meter. If a object is located at 5 meter from the mirror, then the position of the images. Object रखा हुआ है 5 meter from the mirror पे, यानी u की वैल्यू गिवन है, राइट, -5 मीटर, और हमें क्या निकालना है, ऑब्जेक्ट जो इमेज जो बन रही है उसका डिस्टेंस निकालना है, राइट। और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना गिवन है, 3 मीटर गिवन है। तो सबसे पहले इस रेडियस ऑफ कर्वेचर से हम फोकल लेंथ निकाल लेंगे। फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, कॉन्वेक्स मिरर है, सो फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव। तो r डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो फोकल लेंथ निकल आएगी मिरर की। 3 को 2 से डिवाइड किया दैट इज 1.5 आ गई फोकल लेंथ। अब मिरर फॉर्मूला जो कि होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, इसमें वैल्यूज पुट करनी है और v की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। 1/v एज इट इज पुट किया, प्लस 1 अपॉन u की वैल्यू है हमारे पास -5, -5 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ इज 1.5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो v आएगा हमारे पास प्लस का 1.15 मीटर। सो v की वैल्यू क्या आ गई, 1.15 मीटर प्लस का, राइट। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही आंसर होगा, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है 1.15 मीटर। सॉरी, नॉट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस कितना है 1.15 मीटर। Next is the kinetic energy of an object of mass m moving with velocity 5 meter per second is 25 joule. एक ऑब्जेक्ट है वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है और एनर्जी कितनी है 25 जूल। इफ वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स देन काइनेटिक एनर्जी विल बी। सो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ये बताना है। काइनेटिक एनर्जी गिवन है 25 जूल, वेलोसिटी गिवन है 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन क्या बोला गया है, वेलोसिटी को कितने से इंक्रीज कर दिया गया है, 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया है। सो 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड, राइट। पहले वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी, अब कितनी हो गई है 15 मीटर पर सेकंड। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। सो पहले काइनेटिक एनर्जी है 25, काइनेटिक एनर्जी, मास तो कांस्टेंट है दोनों केसेस में, तो हाफ और मास वाला जो फैक्टर है वो कैंसिल। सो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वेलोसिटी के स्क्वायर के। सो पुट कर देंगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 25 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो कैलकुलेट करनी है इज इक्वल्स टू वेलोसिटी 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी 2 का स्क्वायर। सो जब इसको कैलकुलेट करेंगे 25 से 25 कट हो जाएगा और 15 का स्क्वायर होता है 225। तो काइनेटिक एनर्जी जो सेकंड है जो फाइनल है वो कितनी आएगी, 225 जूल्स आएगी। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 225 जूल्स विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज केप्ट ऑन अ टेबल टॉप। एक ब्लॉक है टेबल टॉप पे रखा हुआ है, उसकी लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर्स, ब्रेथ 20 सेंटीमीटर्स एंड हाइट गिवन है 40 सेंटीमीटर्स। तो सबको सबसे पहले, क्योंकि आंसर जो है वो एसआई यूनिट्स में गिवन है, तो सबसे पहले जो डायमेंशंस गिवन है ब्लॉक की उसको भी हम एसआई यूनिट्स यानी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। लेंथ हो जाएगी 0.1 मीटर, ब्रेथ हो जाएगी 0.2 मीटर और हाइट हो जाएगी 0.4 मीटर। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता है कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पता क्या करना है, देन प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ऑफ मास 5 kg ऑन द टेबल टॉप इज। एक ब्लॉक रखा हुआ है, उसकी डायमेंशंस गिवन है, उसका मास गिवन है, तो कितना वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा टेबल टॉप पे ये निकालना है। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम फोर्स निकालते हैं। फोर्स कितनी अप्लाई कर रहा होगा ये ब्लॉक इस टेबल टॉप पे, इक्वल टू इट्स वेट, जितना इस ब्लॉक का वेट है उतनी ही ये फोर्स इस टेबल टॉप पे अप्लाई कर रहा होगा। So force is mass into gravity, right? Acceleration due to gravity 5 is the kg mass and 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। गिवन है क्वेश्चन में कि 9.8 ही यूज करना है, वरना हम कन्वीनियंस के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए 10 ही मान के चलते हैं, 10 ही यूज करते हैं। सो 5 इंटू 9.8 करके फोर्स की वैल्यू क्या आ गई 49 न्यूटन। अब किससे डिवाइड करना है, एरिया से, तो एरिया निकालेंगे।
एरिया निकालेंगे ब्लॉक का, लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे, हाइट का कोई रोल नहीं होगा एरिया में। सो 0.1 लेंथ और 0.2 ब्रेथ, सो मीटर में है दोनों, तो 0.02 मीटर स्क्वायर जो है एरिया आ गया बेस का। अब डिवाइड कर दो फोर्स को एरिया से, फोर्स थी 59 और एरिया कितना था 0.02, डिवाइड करके हमारे पास आंसर आएगा प्रेशर का 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन फोर्स की यूनिट और एरिया की मीटर स्क्वायर। सो इस तरह से 2450 ऑप्शन नंबर 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, if the speed of light in vacuum is 3 into 10 की पावर 8, then the speed of light in the glass is, so हमारे पास ये रिलेशन होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड इन द मीडियम। इससे हम कैलकुलेट करेंगे वो किसके बराबर होती है, तो यहाँ पे स्पीड इन वैक्यूम को हम सी से डिनोट करेंगे, जिसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8, और हमें जो उसकी स्पीड है वो ग्लास में फाइंड करनी है, तो उसको ऐसे ही पुट करेंगे, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है, दैट इज 1.5। सो 1.5 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन ग्लास। तो यहाँ से जब कैलकुलेशन करेंगे 1.5 नीचे आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ग्लास यहाँ पे चला जाएगा, तो 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 1.5, ये कट जाएगा 1.5 और ये 2 होगा ऊपर, 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड इसका सही आंसर होगा। पर जैसा कि हम देख सकते हैं, एक भी ऑप्शन में 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड गिवन नहीं है। सो ये क्वेश्चन, दैट्स वाई एस्टेट ने जो है स्टार मार्क कर रखा था। सो इनमें से कोई भी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर नहीं है, दैट्स वाई इट वाज करेक्टली इनकरेक्टली मार्क्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट अ हाइट ऑफ h above the earth's surface, the fractional change in the value of acceleration due to gravity is, right? So earth के ऊपर एक h हाइट पर ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, ये फाइंड करना है, राइट? सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, gm/r²। अगर किसी h हाइट पर निकालना है तो r प्लस एच का होल स्क्वायर कर देंगे, राइट? बट ये h इतना ज्यादा नहीं होता। सो इस केस में हम क्या करते हैं, इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। सो ये हम इसमें r जो है r² कॉमन ले लेंगे, तो gm/r² हमने ये कॉमन ले लिया, तो क्या बचा अंदर 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगा के 1 प्लस एक्स की पावर n जो कि 1 प्लस एन एक्स होता है, उससे हम g इंटू 1 प्लस h/r की पावर -2 हमारे पास आ गया, राइट? अगर h की वैल्यू हमारे पास बहुत कम है तभी हम ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन जो है यूज कर पाते हैं। तो ये जो हो गई हमारे पास कब हो गई, बाद में जो हमारे पास जी डैश कैलकुलेट हो गया वो हो गई। अब हमें जी डैश तो निकालना नहीं था, चेंज निकालना था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कितना चेंज आया, तो वो कैसे आएगा, जी माइनस जी डैश डिवाइडेड बाई जी करके। तो जी माइनस, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे जी डैश की, जी इंटू 1 माइनस 2h/r डिवाइडेड बाई जी, तो जी से जी कट जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, 2h/r जो है वो बचेगा। चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना था, राइट? इसीलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 2h/r। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने आज पूरा 2023 का जो टीजीटी साइंस का पेपर था पूरा डिस्कस कर लिया। बायोलॉजी सेक्शन का एक अलग वीडियो बनाई थी, केमिस्ट्री सेक्शन की फिर एक अलग वीडियो बनाई, और ये फाइनल वीडियो भी हमने जो है सारे फिजिक्स के क्वेश्चन भी इस वीडियो में डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें मैं 2022 टीजीटी साइंस का जो पेपर है वो लेकर आऊंगी, उसमें हम बायोलॉजी डिस्कस करेंगे, इसी तरह केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक इट अगर आपको पसंद आई हो, कमेंट for any query, share it with your friends and also subscribe to my channel. Also on the bell icon for my next videos. Till then, stay happy, stay tuned. Thank you.